हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। आज की जो क्लास है इसमें इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। कल वाली जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा था, उसमें जो रेजिस्टेंस को निकालने वाला जो फॉर्मूला था उसको हमने बनाना सीख लिया था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी कि समानांतर क्रम है तो R1 अपॉन R बराबर है 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। लेकिन कल शायद ऐसे रहा कि ज्यादातर जो पार्ट था वो इंग्लिश में बोल दिया और लिखवा दिया, तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि मैम थोड़ा पार्ट हिंदी में भी बताइएगा। तो एक बार उसको हम क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, और उसको जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश में कल पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये श्रेणी क्रम है, कोई वायर है, यहाँ इसमें हमने जोड़ रखा है ये एमीटर, ठीक है, यहाँ ये हमने सेल जोड़ दी है इसके साथ, ये स्विच है ही हमारा, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जोड़ दिया इसको। अब इसमें एक कमी रह गई, और कमी आप बताएंगे क्या रह गई? यहाँ हमने क्या नहीं जोड़ा अभी तक? वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा है। किसके लिए? ये प्लस माइनस हो गया, ये लीजिए, तैयार है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब सर्किट कंप्लीट होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि देखिए करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है, यहाँ से बहनी शुरू हो रही है, इस तार में भी वही विद्युत धारा है, इसमें भी वही है, एक्स और वाई इनके बीच की दूरी मान लेते हैं अपन। लेकिन विभवांतर का जो मान है, विभवांतर मतलब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस तार में अलग होगा, इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारा का मान तो कैसा है, सभी में समान, लेकिन विभवांतर का जो मान है ये क्या है, भिन्न भिन्न है। और अब इसी विभवांतर के मान को हम ज्ञात करते हैं। तो कुल विभवांतर, या क्या लिखेंगे, परिपथ का कुल विभवांतर, V लिख दूं तो चलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? कुल विभवांतर। अब पहले परिपथ में विभवांतर, पहले प्रतिरोध में, पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1 क्या हो जाएगा, IR1। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए, अब मैंने I को I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम क्या लिख चुके हैं, धारा का मान तीनों ही प्रतिरोधों में कैसा है, समान है। दूसरे में निकालेंगे तो V2 बराबर हो गया IR2, इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, और तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3 बराबर हो गया IR3, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें, मान तीनों ये जो मान है कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखते हैं यहाँ पर। तो V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। V को हमने ओम के नियम के अनुसार लिख दिया IR, V1 हो गया IR1, V2 हो गया IR2 और V3 हो गया IR3। अब देखिए IR हो गया, इन तीनों में I कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल कर दिया। तो यहां से हमने कुल प्रतिरोध का मान कैसे निकाला, विभवांतर के मान से। और अब हम क्या लिख सकते हैं कि जब प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जब हम इन वायर्स को जोड़ दें श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इन सभी जितने भी होंगे, 2 3 लिखे हैं हमने, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन सभी के रेजिस्टेंस के टोटल के बराबर होता है। लिख देती हूं मैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के
योगफल के बराबर होता है। चलिए, ये तो बात हो गई श्रेणी क्रम में, और हिंदी में हो गया ये भी, तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अब ये या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम को। ठीक है, तो चलते हैं और आगे समानांतर क्रम की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापन का नियम। देखिए, ये हम जो लिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समानांतर क्रम। कोई वायर है, रेजिस्टेंस है ये, और इनको हमने जोड़ दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक्स और वाई इनके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें आगे चले और अब हम इनको जोड़ दें किसी सेल से। जल्दी बात गड़बड़ हो जाता है। ये लीजिए, 3 सेल जोड़ दिए हमने। ये हमने स्विच लगा दिया, यहां हमने एमीटर लगा दिया, और क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए यहां हमने वोल्टमीटर लगा दिया। डायग्राम की सुंदरता पे ध्यान ना दें, सिर्फ समझें इसको। ठीक है, तो ये हमने बना लिया फटाफट से। और अब क्या करना है कि इसके लिए हम अब देखें अगर, ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि ये जो तीनों वायर हैं, 1, 2 और 3, इसमें धारा बह रही है, मान लीजिए I1, इसमें I2 और इसमें I3। रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं R1, इसका R2 और इसका R3। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन तीनों ही रेजिस्टर्स के बीच में जो दूरी है वो बराबर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कैसा होगा, समान। सभी प्रतिरोधों के अंदर V का मान कैसा होगा, समान होगा, और धारा का मान कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तीनों ही प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान कैसा है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ अब हम निकालें कुल धारा, परिपथ में बहने वाली ये जो धारा है अलग अलग, इसकी वैल्यू निकालें। तो I बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए, ओम का नियम कहता है V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब हमें क्या निकालना है, तीनों प्रतिरोधों के अंदर किसका मान निकाले अब अपन, विभवांतर का मान। तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर, पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 कितना हो जाएगा, V निकालना है ना अपने को। देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। अच्छा, I निकालना है हमको, सॉरी, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसको ऐसे करेंगे। प्रवाहित विभवांतर हमने वहां निकाल दिया, बिल्कुल। I1 हो जाएगा कितना, I बराबर क्या है, V अपॉन R। तो I1 बराबर हो गया V अपॉन R1। दूसरे में निकालेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2, और तीसरे में I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। कुल धारा निकाल दें तो I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर हो गया V बटे R, यहाँ हो गया V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V अपॉन R यहाँ लिख देते हैं, इन तीनों में से हम V को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम इस तरीके से लिख देते हैं, V इंटू 1 बाय R, ये हो गया 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। थोड़ी स्पीड जल्दी है लेकिन समझ में आ जाएगा। V से V कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन R इक्वल्स टू हो गया 1 बटे R1 R2 R3। यानी कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि हम इन्हें जोड़ेंगे तो सही, लेकिन रिवर्स इनवर्स जोड़ेंगे, और उसका जो इनवर्स का जो टोटल होगा उसके इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी।
तो ये बात हो गई समानांतर क्रम की। तो अब हिंदी में भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे जुड़ा इससे मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में से क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो अब हम जो तैयारी करें वो करें बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। चले आगे, कंप्लीट हो गया होगा ये, ठीक है। चलिए अब हम पढ़े जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि विद्युत परिपथ में जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कि अब जब भी किसी परिपथ के अंदर यानी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है, तो अब जब ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो इक्विपमेंट होता है ना, जैसे पंखा बहुत देर तक चल रहा है तो वो गर्म हो जाता है, टीवी बहुत देर तक चल रहा है तो उसको हम छूकर देखते हैं तो गर्म हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बात ऐसी है कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये 100% मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी इनको दी जा रही है उसका 100% काम इनके नहीं आता है। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है ही नहीं। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है? देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिस भी वायर में, मेटल में बह रहे हैं, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो इन करंट की फ्लो होने से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनका एक पार्ट यानी कि एक हिस्सा तो क्या करता है? मेंटेन द करंट इन द सर्किट। यानी कि कुछ भाग तो ये ध्यान रखता है कि परिपथ में धारा लगातार बहती रहनी चाहिए, यानी कि उनका फ्लो जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लो है यही तो करंट है। जब तक ये फ्लो है तब तक ही तो धारा बहेगी, वरना तो धारा बहनी बंद हो जाएगी। वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो उस वायर के अंदर तब भी है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो करंट का फ्लो है उसको ध्यान रखना है, एक काम तो ये हो गया। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या करता है कि कुछ जो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से सर्किट के अंदर, वो क्या करता है कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो कि सर्किट के अंदर है, मेटल के अंदर है, उनसे जब टकराता है तो कुछ मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी कि क्या करता है? चेंजेस इनटू हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। यानी कि करंट के फ्लो होने से क्या हुआ कि कुछ हिस्सा जो था वो तो ये ध्यान रख रहा है कि सर्किट में लगातार धारा बहती रहनी चाहिए, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका थोड़ा बहुत, वो क्या करता है कि जब उन धनात्मक आयनों से टकराता है तो उनसे टकराने पर अपनी ऊर्जा जब उनको दे देता है, तो क्या होता है कि जो भी गैजेट है यानी कि जिसके अंदर भी करंट पास हो रहा है उसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। गैजेट का मतलब यहाँ वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर की विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया परिपथ में धारा बनाए रखना, और ये हो गया कि जो भी इक्विपमेंट है, गैजेट को क्या बोलेंगे, जो भी उपकरण है उसके टेम्परेचर को कुछ मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। अब साइंटिफिकली अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई आर प्रतिरोध है, ठीक है, जो कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हो गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यानी कि विभवांतर हो गया, ठीक है। कोई भी सर्किट है जिसके अंदर जिसका प्रतिरोध तो आर हो गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और उसके अंदर क्यू जो आवेश है, क्यू जो चार्ज है, ये टी सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, टी टाइम हो गया। क्लियर है? यानी कि जब अब हम ये निकालें कि ये स्थिति है, अब यहाँ वर्क डन यानी कि किया गया काम कितना होगा, वर्क डन। अब वर्क डब्ल्यू जब हम निकालते हैं तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आवेश को हम भेज रहे हैं भाई, वर्क क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की ही तो है भाई, कि एक चार्ज को परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही तो पढ़ते हैं अपन। तो वहां से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू क्यू। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, Q हो गया वो चार्ज, ठीक है। अब जो सोर्स है यानी विद्युत धारा का जो सोर्स है वो एनर्जी दे रहा है कितने? T टाइम तक, ठीक है। दिया गया जो टाइम है वो T है, तो वहां से अगर हम पावर निकालें, P की वैल्यू निकालें, तो P बराबर होता है W अपॉन T। W बराबर क्या है? V इंटू क्यू, और यहां से हमने निकाल दिया अपॉन
टी, यानी कि V इंटू क्यू अपॉन टी। अब देखिए क्यू अपॉन टी, हमने जब ये चैप्टर शुरू में पढ़ा था तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू आई पढ़ा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई इक्वल्स टू क्या है, P। P बराबर हो गया V इंटू आई। ठीक, अब यहां से हम ये निकालें कि P बराबर है W अपॉन टी के। W की वैल्यू हमने लिख दी Q अपॉन टी, और यहां से ये हो गया V और Q अपॉन टी बराबर हो गया, सॉरी W की वैल्यू हमने लिखी V मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन टी, और यहां से हमने जब P की वैल्यू निकाली तो Q अपॉन टी क्या होता है, I के इक्वल, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। यानी कि पावर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगी। अब हम निकालते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न ऊष्मा है ना, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम काम में लेंगे कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो इक्वल है किसके, P इंटू टी के। ठीक है, अब P बराबर यहां से हम लिखते हैं अगर, तो देखिए कि P बराबर क्या है, V इंटू आई और मल्टीप्लाइड बाय टी। अब यहां हम ओम के नियम को और अप्लाई करते हैं कि ओम का नियम जो होता है वो कहता है कि ओम का नियम ये कह रहा है हमको V इज इक्वल्स टू होता है IR, और इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हीट की मात्रा V बराबर हो गई IR मल्टीप्लाइड बाय I इंटू टी। I दो बार हो गया तो ये हो गया I स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस के लिए हम H लिख देते हैं RT। ये लीजिए, ये आ गया हमारा जूल का तापन का नियम। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I स्क्वायर RT, इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि जूल का तापन नियम। क्लियर है, तो H बराबर हो गया I स्क्वायर RT। ठीक, इसको कहते हैं जूल का तापन का नियम। अब ठीक है, इस नियम से अब हम ये देखें कि ये हो गया, नोट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब इस नियम से हम ये देखें कि जूल का जो तापन का नियम है ये किस किस के बराबर है, किस किस के समानुपाती है। तो देखिए जूल का तापन नियम जो है ये यूं कहता है कि जो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती है। और किसके समानुपाती है, R, यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती है, किसके, रेजिस्टेंस के। ये सबके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रतिरोध के समानुपाती है। साथ ही साथ टाइम, यानी कि जितनी देर विद्युत धारा बह रही है, यानी टाइम के भी समानुपाती, यानी समय के। यानी कि जूल का तापन नियम ये कहता है कि किसी सर्किट या परिपथ के अंदर जब हम विद्युत धारा भेजते हैं तो जो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है वो किस किस के समानुपाती है, जितनी धारा बह रही है, जितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जितने समय तक, जैसे पंखा बहुत देर तक चल रहा है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, कम देर तक चल रहा है तो कम गर्म होगा। क्लियर है, तो ये हमारा जूल का तापन नियम, ये आपसे कई बार एग्जाम में लिखवाया जाता है, कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से हमको नोट कर लेना है। इसके बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि हम वैसे तो मान लीजिए कि 100% एफिशिएंट कोई भी गैजेट नहीं है, यानी कि सारी एनर्जी जो है वो इक्विपमेंट के द्वारा खर्च नहीं हो रही, उसका कुछ हिस्सा हीट प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो रहा है। लेकिन अब इस नियम में कुछ फायदे भी होंगे हमको, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, इसके प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि दैनिक जीवन में हम ये जो है ना जूल का तापन नियम, इसको कहाँ देख रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है हमारे काम में आता है कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के अंदर जो कि हमें हीट प्रोड्यूस करके देते हैं, जिनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो गीजर है ना,
और गीजर के साथ साथ इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें चाय बन जाती है, प्रेस है, हीटर है, इन सब के अंदर क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही काम आता है। इसके अलावा बात करें अगर बल्ब की, ठीक, तो उनमें क्या होता है, फिलामेंट होता है जो कि हीट होकर और हमें क्या देता है, लाइट उत्पन्न करके देता है। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि सबसे पहली बात तो हम बात करें फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे किसी न किसी तरीके में। देखिए कि रोशनी उत्पन्न करने के लिए हम जब बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब जो होता है, इसमें हम आप सभी जानते होंगे कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इसे फिलामेंट ही बोलते हैं हिंदी में भी, वो बना हुआ होता है टंगस्टन मेटल का। टंगस्टन ये एक मेटल होती है, टंगस्टन मेटल होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो टंगस्टन मेटल होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये आसानी से पिघलता नहीं है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाएगा तब ये वायर पिघलता है। अब होता ये है कि ये जो टंगस्टन का वायर है, जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करते हैं वैसे ही ये क्या करता है, ग्लो होता है, और ग्लो होकर हमें क्या देता है, हीट तो देता है, बल्ब गर्म तो होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में हमें लाइट देता है। लेकिन अब होना ये चाहिए कि इस बल्ब को थर्मली आइसोलेटेड रखना चाहिए। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब बाहरी वातावरण से एकदम अलग, और उसके लिए इसके अंदर जो गैसेस भरी जाती है वो भरी जाती है आर्गन और नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। थर्मली आइसोलेटेड रखा जाता है। अब इस बल्ब के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जो भाग है, मोस्ट पार्ट जो है वो तो क्या करता है, प्रोड्यूसेस लाइट, ठीक है, और थोड़ा सा जो पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हीट, लिटिल, बहुत थोड़ा सा। तो बल्ब इतना ज्यादा गर्म तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ भाग जो है वो हीट रेडिएशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, कि इससे लाइट उत्पन्न कर रहे हैं हम बल्ब्स के अंदर। फिलामेंट टंगस्टन का होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आसानी से पिघलता नहीं है। इसको बाहरी वातावरण से थर्मली आइसोलेटेड यानी कि ऊष्मीय रूप से निष्क्रिय अलग रखने के लिए बाहरी वातावरण से इसके अंदर भर दी जाती है आर्गन और नाइट्रोजन गैस। ये अक्रिय गैस होती है, अंदर कोई क्रिया नहीं होती, जिसकी वजह से फिलामेंट प्रॉपर वर्क करता रहता है। और जब करंट पास किया जाता है तो अधिकतर भाग तो लाइट उत्पन्न करता है, और कुछ भाग जो है वो रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। पहला एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड वन पढ़ते हैं। अप्लायंसेस, उपकरण जैसे कि टोस्टर है, हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब क्या है, ये उस नियम पर काम कर रही है, हीटिंग इफेक्ट, ह्यूज लॉ ऑफ हीटिंग पर, कि इनके अंदर जो वायर होता है वो जब गर्म हो जाता है तो गर्म होकर हमें ऊष्मा देता है, जो कि हमारे कई कामों को पूरा करने में मदद करती है। और इसीलिए इनकी मदद से इन उपकरणों को बनाया जाता है। क्लियर है? थर्ड वन इज अ फ्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करने वाला है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो होता है आपने देखा होगा, ये पतला सा वायर होता है, वो कांच चीनी मिट्टी का बना होता है, पोर्सिलिन का, उसके अंदर उसको बांधा जाता है। अब ये जो फ्यूज वायर होता है ना, इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि टंगस्टन के वायर की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म होगा तभी पिघलेगा, कम टेम्परेचर पर ही ये पिघल जाता है। अब पहली बात तो ये फ्यूज वायर बनाते किससे हैं, तो ये जो फ्यूज वायर होता है ना, ये मिक्स मेटल से, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक, फेरस और लेड, इन मेटल से मिलाकर और इस फ्यूज वायर को बनाया जाता है। पोर्सिलिन के अंदर होता है। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फ्यूज वायर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, तो इसको हमेशा जो भी डिवाइस है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है।
सीरीज कॉम्बिनेशन विद द डिवाइस। पहली बात तो ये डिवाइस का मतलब जो भी हमारा सर्किट है उसको लिख दें, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हमेशा लगाया जाएगा, ठीक। या किसमें लगाएंगे, फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये मिक्स्ड मेटल से मिलाकर बनाया जाता है, उचित इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब होता क्या है कि जब भी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट हमारे सर्किट के अंदर आ जाती है तो क्या होता है कि ये पिघल जाता है और पिघल कर क्या कर देता है, सर्किट को तोड़ देता है। सर्किट को तोड़ देने से क्या होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स अंदर है घर में, फ्रिज, टीवी, कूलर, जितने भी हैं महंगे महंगे उपकरण, उनके अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और इससे वो खराब होने से बच जाते हैं। तो ये जो फ्यूज वायर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्थितियों में जैसे जब तेज बारिश हो रही है या इलेक्ट्रिकल कट ऑफ हो रहा है, बार बार पावर कम ज्यादा हो रही है, तब ये हमारे सर्किट में हमारे जो महंगे महंगे विद्युत उपकरण है उनको बचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्लियर है? तो ये हो गए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। इसको और पढ़ लेते हैं ताकि चैप्टर हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचेगा। चलिए तो इसको और पढ़ लेते हैं, पावर या शक्ति। अब यहाँ जो शक्ति की बात हो रही है ये हो रही है किसकी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, है ना। वरना तो हम पढ़ते हैं मस्कुलर पावर, अगर हमारी पावर की बात कर रहे होते, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम पावर या शक्ति की। अब पावर या शक्ति है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की दर, इसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्लियर है? कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है, यानी कि P जो है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। क्लियर? अब V बराबर क्या है हम देख चुके हैं यहाँ पर कि V इज इक्वल्स टू आई आर, वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो P बराबर हो गया आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई, यानी कि P इज इक्वल्स टू हो गया आई स्क्वायर आर। ये P बराबर हो गया आई स्क्वायर आर, और यहां से अगर हम I की वैल्यू रख दें तो I बराबर क्या है, V अपॉन आर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। आर से ये आर कैंसिल हो गया तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। अब ये देखिए अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसके पीछे रीजन क्या है, न्यूमेरिकल आपसे ये दोनों चीज देकर भी पावर पूछी जा सकती है और ये दोनों चीज देकर भी पावर पूछी जा सकती है, इसलिए हमको ये दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इसकी एसआई यूनिट निकालें अगर पावर की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। एसआई यूनिट होती है वॉट इसकी। क्लियर है? यानी कि और इसका अगर हाँ एसआई यूनिट इसकी वॉट हो गई, और इसका मात्रक देखिए V इंटू ए, वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर। यानी कि अगर कोई विद्युत उपकरण 1 एम्पियर की धारा, अगर जो भी विद्युत उपकरण है उसके अंदर 1 एम्पियर की धारा बहने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट अगर है तो उसमें उसकी जो पावर होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 1 वॉट के बराबर हो जाएगी। तो 1 वॉट की डेफिनेशन अगर हम यहां से निकालें, ठीक है, तो 1 वॉट की डेफिनेशन जब हम निकालें कि क्या होगी वो, कि यदि परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो शक्ति का मान 1 वॉट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर, यानी कि पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस है
पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट व्हेन अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए और धारा बह रही है कितनी, 1 एम्पियर, तो उत्पन्न जो शक्ति होगी वो किसके बराबर होगी, 1 वॉट के बराबर होगी। यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब लेकिन ये जो वॉट जो है ना, ये इसकी बहुत छोटी यूनिट है। हम जो इसके यूनिट काम में लेते हैं, अब 1 वॉट बराबर होगी 1 एम्पियर, साथ ही साथ 1 हॉर्स पावर, ये जो आपको याद रखना है, 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति, जिसमें कि मोटर वगैरह है उनकी पावर नापी जाती है, वो होती है 746 वॉट्स के बराबर। ये आपको याद रखना है। बड़ी जो यूनिट होती है जो हम घरों में काम में लेते हैं, वो किलो वॉट आवर होती है। अब किलो वॉट आवर कैसे निकाला जाता है, तो देखिए 1 किलो वॉट आवर, किलो वॉट घंटा, ये किसके बराबर है, 1 किलो वॉट आवर। तो ये देखिए किलो के लिए हो गया 1000, आवर, आवर को हम सेकंड्स में बदले तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 और 3 हो गए 3 की 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड्स। क्लियर। और वॉट और सेकंड को हम जूल में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आ गई हमारी ऑफिशियल यूनिट ऑफ पावर। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर काम में आती है किलोवाट आवर वाली जो यूनिट होती है। और आपने देखा होगा कि हम जो निकालते हैं विद्युत धारा, तो हम कहते हैं ना कि जब हमारा बिजली का बिल आता है तो कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो वो यूनिट जब हमको निकालनी होती है, ठीक है, तो वो यूनिट निकालने के लिए क्या करना होता है हमको कि यूनिट जो है वोल्ट इंटू वोल्ट, जितने भी वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट इंटू जो भी हमने विद्युत धारा बह रही है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो वो शक्ति हो गई वॉट में, या वोल्ट इंटू एम्पियर लिख दें, या वोल्ट इंटू एम्पियर को हम शक्ति भी लिख सकते हैं वॉट के लिए जो लिखी जाती है, और मल्टीप्लाइड बाय आवर अपॉन 1000। ये करते हैं अगर हम, तो ये हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000। ये किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट के बराबर। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 200 वोल्ट की विद्युत धारा बह रही है, मान लीजिए कि 200 वोल्ट का कोई विद्युत उपकरण है, उसके अंदर 5 घंटे के लिए विद्युत धारा बह रही है 10 एम्पियर की, तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने वोल्ट की करंट उसमें पास हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इससे जुड़ी न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ ये वाले भी न्यूमेरिकल्स। आई होप क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। सभी इंपॉर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनेंगे। अच्छे से समझ के नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा।